समय में तो बच्चों टॉपिक तो देख ही रहे होंगे आप। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ने वाले हैं अपन। तो जिस तरह से अपन ने टोटोमरिज्म को निपटाया था, अब अपन कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को निपटाएंगे। ठीक, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं बस उनको समझनी है, बाकी तो आप बहुत जगह इसको अप्लाई कर ही चुके हैं। क्लियर। तो सबसे पहले डेफिनेशन की मैं बात करूँ अगर, तो डेफिनेशन क्या कहती है? A different arrangement of atoms or groups in a molecule that result from the free rotation of the group about a single bond। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड वाली बात ध्यान में रखना है कि भैया इसके अबाउट फ्री रोटेशन अलाउड होता है। आप जानते हैं डबल बॉन्ड के अबाउट यू कैन नॉट रोटेट द बॉन्ड, बिकॉज उसमें क्या है भैया, मजबूती है ना। उसको अगर तोड़ना है, मरोड़ना है, तो आपको वहाँ पर ताकत लगानी पड़ेगी, अदरवाइज वो रोटेट नहीं होगा। और ये जो कैटेगरी है अपनी चलती है किसके अंदर? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर, जिसको हम पढ़ते हैं अलग अलग सिस्टम के लिए। क्लियर। तो जो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है, इट इज ऑल अबाउट सिंगल रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। Clear. And that can easily be interconverted at room temperature are known as conformational isomerism और conformers और rotamers। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के इसके नाम हैं, आप ध्यान में रखिएगा। कई बार conformer भी लिख दिया जाता है, कई बार rotamer लिख दिया जाता है, और कई बार conformational isomerism पूरा पूरा लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी? एक तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन, और एक दूसरे में अपन उसको रोटेट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब कंडीशन की बात करते हैं, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। क्लियर। तो सबसे पहली कंडीशन कि कंपाउंड शुड कंटेन एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अब जैसे मैं आगे बताऊंगा आपको डायग्राम बना के, स्ट्रक्चर्स बना के, तब आपको समझ में आएगा कि कंडीशन का क्या औचित्य है, क्यों अपन इसको लिख रहे हैं। सेकेंड बात, अच्छा अब एक बात बताओ यार कि यार तुम रोटेट कर रहे हो, तो रोटेशन तो भाई तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है ना, कि आज मेरी इच्छा थोड़ा रोटेट करूंगा, कल और करूंगा, फिर थोड़ा और करूंगा, फिर थोड़ा और करूंगा, किसी की इच्छा की उल्टा करूंगा। तो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इच्छाएं, और उनके करस्पॉन्डिंग अलग अलग क्या बन जाएंगे? आपका आइसोमर बन जाएंगे। क्लियर। तो कन्फर्मर्स की मैं अगर बात करूं तो दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। इनफाइनाइट कन्फर्मर्स आर पॉसिबल, infinite conformers are possible, but only few of them are important। अब उस इम्पोर्टेंस का जो लॉजिक है वो क्या है, हम सीखेंगे अलग अलग सिचुएशन के अंदर। फ्यू ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, है ना। जैसे ब्यूटेन वगैरह के होते हैं, तो उसमें सडन रोटेशन ही आपका जो होता है इंपॉर्टेंट कन्फर्मर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। चेयर कन्फर्म में, मतलब जैसे मैं बात करूँ साइक्लोहेक्सेन की, तो उसमें भी क्या है ना कि मतलब कि चेयर कन्फर्मर्स, बोर्ड कन्फर्मर्स, इन सबको ही कंसिडर किया जाता है। बस बनने को तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इतना समय अपने पास है नहीं, अपन कुछ सर्टेन रोटेशंस को या सर्टेन सिचुएशन को अपन कंसिडर करते हैं। क्लियर। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इनफाइनाइट कन्फर्मर्स आर पॉसिबल, बट ओनली फ्यू ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। भाई इनफाइनाइट पॉसिबल है, इसीलिए तो हम इसको आइसोमर में काउंट नहीं करते। कभी भी आपने देखा होगा अपन ने पूरा ऑर्गेनिक निपटा लिया, कभी भी आपको मैंने ये नहीं बोला कि भाई कन्फर्मर्स काउंट करो, क्योंकि इनको करना ही नहीं होता काउंट, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं ना। तो इसलिए इसको जो है हम ट्रू आइसोमर्स नहीं बोलते, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। क्लियर। तो ये 3 बातें जो है आप लोग इसके लिए ध्यान में रखिएगा कि कन्फर्मर्स में ये 3 बातें लागू होती हैं। क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब भाई कन्फर्मर्स है तो रोटेशन करना है, तो कुछ रिप्रेजेंटेशन अपने को सीखना पड़ेगा। जैसे अपन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बात करते हैं तो वहाँ पर अपन वेज डैश सीखते हैं, फिशर सीखते हैं। वैसे भी भैया कन्फर्मर्स का भी अपना एक पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ, और हालांकि वो आपने देखा भी होगा। तो नेक्स्ट जो बात है भैया वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन है सोहर्स प्रोजेक्शन। नाम सुना है क्या भाई? सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स प्रोजेक्शन सिंपल, बहुत बेसिक से एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूँ कि जैसे अब आपको समझ में आएगा कि मैं रोटेशन की बात क्यों कर रहा था। जैसे कि ये मान लो कौन है, बोलो भाई कौन है ये? इथेन, CH3 इसको हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। 1 2 अपने मन से बोले, मन की बात सुनाई देगी मुझे। तो इथेन को जब मैं बना रहा हूँ बच्चों, तो ये जो है कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे,
और यहाँ पर भी कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकंड कार्बन। मतलब कि आप किसी भी एक कार्बन को यहाँ पर नंबर दे सकते हो। मैंने इसको 1 दे दिया तो ये रहा 1 कार्बन। तो ये आपका क्या है भैया, फ्रंट कार्बन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्रंट कार्बन। दिस इज योर फ्रंट कार्बन। और ये वाला जो है अपना कौन सा है? बैक साइड वाला कार्बन, बैक कार्बन। आप इसको टेढ़ा करके देख रहे हो तो आपको पीछे वाला कार्बन थोड़ा सा इस तरह से दिखेगा। अगर मान लो मैंने फ्रंट कार्बन की मुंडी पकड़ ली, मतलब उस कार्बन को मैंने पकड़ लिया और पीछे वाले कार्बन को मैं 60 डिग्री एंगल से घुमा रहा हूँ, तो भाई 60 डिग्री एंगल से घुमाएंगे तो कैसा दिखेगा? एच एच। आगे वाला तो एज इट इज है। अब यार ये देखने में तो मैं ये 120 डिग्री दिख रहे होंगे है ना, लेकिन एक्चुअली में तो पता है कि इट इज नॉट 120, इट इज 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन तुम उसको सामने से देखते हो तो 120 डिग्री ही दिखेंगे आपको, है ना। तो आप ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 140 डिग्री का। और आपने क्या किया, इसको 60 डिग्री से घुमा दिया, तो 60 डिग्री से घुमाएंगे साहब तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना। यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन होगा आपका वो यहाँ नीचे आ जाएगा, टॉप वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या है ना कि मतलब इस तरह से घुमाया मैंने, दिख पा रहा है तुम्हें? क्लियर? तो इस तरह से घुमाया, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। समझे? तो भाई ये जो कन्फर्मर मैंने बनाया है ना, ये आप पूछ सकते हैं सर आपने 60 डिग्री क्यों घुमाया, मतलब बीच में इतने सारे एंगल से आप तो भूल गए। पहले तो आप बोल रहे थे कि आप हर एक एंगल से घुमाओगे। ऐसा नहीं है भाई, मैंने एक बात और लिखाई थी कि उनमें से कुछ ही कन्फर्मर क्या होंगे आपके इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इम्पॉर्टेंट काम करने का अपने को ना, तो यहाँ पर इस फॉर्म को जो है, पहले वाले फॉर्म को, जब यहाँ पर हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे हाइड्रोजन है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्लिप्स्ड फॉर्म। नाम ही सजेस्ट कर रहा होगा कि इक्लिप्स क्यों बोला गया। तो दिस इज योर इक्लिप्स्ड फॉर्म। और यहाँ पर क्या है ना कि ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये वाली जो फॉर्म होती है जहाँ पर ये पूरी तरह से एग्जैक्टली पीछे नहीं होता, कुछ एंगल पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स्ड। और ये कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म। अरे बात समझ में? तो ये है अपना सोहर्स प्रोजेक्शन। क्लियर? सेकंड जो है प्रोजेक्शन वो है अपना न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है भाई? सिंपल अगेन कि मैं क्या कर रहा हूँ कि CH3 है और ये रहा फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, मैं इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ। तो अब जो मैंने आपको बात बोली थी ना कि 3 सिग्मा बॉन्ड की क्यों जरूरत है, आप देख सकते हो कि ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन हाइड्रोजन, तो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स। क्लियर? तो अब यहाँ पर भी अगर आप इसके अबाउट घुमाते हो तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होता है भाई? पहले तो बनाना है एक गोला, और अच्छा बनाना है तुम्हें ये गोला। अब इस गोले के सेंटर से 3 वैलेंसीज निकल रही है। मैं बनाऊंगा भैया इक्लिप्स्ड फॉर्म है। इक्लिप्स फॉर्म है तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे तुम्हारा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बताइए जरा। इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक। अब वही काम करना है। क्या करना है? वही काम रोटेट करना है। कितने एंगल से? 60 डिग्री एंगल से। रोटेटेड बाई 60 डिग्री। तो जब आपने इसको 60 डिग्री घुमाया और जैसा मैंने बोला, आगे वाले कार्बन को पकड़ लो ढंग से ताकि वो घूम ना पाए और पीछे वाले कार्बन को घुमा दो। ठीक है? पीछे वाले कार्बन को घुमाना है, तुम्हें नहीं घूमना है। ठीक है? 60 डिग्री। समझ मारी बात? अब यार ये जो 60 डिग्री एंगल है ना, इसका एक नाम भी है। ये मतलब दिखाने में मतलब इन दोनों के बीच में है, वो आप फ्रंट से देख रहे हो। समझ मारी बात? तो ये 60 डिग्री जो है ना बेटा, इसका क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल। तो यहाँ पर जो डायहेड्रल एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। अच्छा बताओ जरा, इक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल कितना होगा? इक्लिप्स्ड फॉर्म में डायहेड्रल एंगल जो है बच्चों आपका वो कितना होगा? बोलो भाई। 0 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों के बीच में कोई एंगल है ही नहीं यार। आप सामने से देखोगे दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे नजर आएंगे, तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कुछ होता ही नहीं है। तो अब बात आती है इस डायहेड्रल एंगल की डेफिनेशन की। तो व्हाट इज दिस डायहेड्रल एंगल? लिखवा देता हूं मैं, है ना। तो डायहेड्रल एंगल अपन किसको बोलेंगे? इट इज द एंगल बिटवीन CH bond of front carbon and
CH बॉन्ड ऑफ बैक कार्बन, आगे वाले और पीछे वाले कार्बन के, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रल एंगल बोलते हैं। क्लियर? तो भाई देखा आपने कि इक्लिप्स्ड कौन सी थी और स्टैगर्ड कौन सी थी, बताएं जरा। ये वाली फॉर्म कौन सी है आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, और ये वाली फॉर्म कौन सी है आपकी स्टैगर्ड फॉर्म। तो रोटेशन वाली बात समझ में आई किस तरह से हम घुमा रहे हैं ना, और ये फ्री रोटेशन है ना भाई, तो जितनी मर्जी आप घुमा सकते हो, तो जितनी मर्जी घुमा सकते हो, तो किसी भी एंगल से घुमा सकते हो, तो किसी भी एंगल से अगर आप घुमाओगे तो 10 to 60 में बहुत सारे एंगल्स मौजूद होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म्स। मतलब 0 to 60 डिग्री के बीच में बहुत सारे एंगल्स पॉसिबल होंगे, तो उन फॉर्म को अपन ने सब में एक कैटेगरी में रख दिया है और उसको नाम दे दिया है कौन सी फॉर्म का, स्क्यू फॉर्म। तो all conformers between eclipsed form, all conformers between eclipsed form and staggered form are known as बोलो भाई, स्क्यू कन्फर्मर बोल दो या स्क्यू फॉर्म्स बोल दो। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहर्स प्रोजेक्शन आपने बहुत बार देखा भी होगा बच्चों, है ना, तो कंफ्यूज ना होना। न्यूमैन और सोहर्स में ये वाला फ्रंट वाला कार्बन है और ये बैक साइड वाला कार्बन है, और न्यूमैन में ये वाला कार्बन जो है आपका आगे जो दिख रहा है ना, ये जो सेंटर से लिया है कार्बन अपन ने, ये कौन सा है अपना 1 नंबर वाला कार्बन है, और पीछे जो सर्कमफेरेंस से जो वैलेंसीज निकल रही है वो कौन सा कार्बन है, सेकंड वाला कार्बन है, बैक साइड वाला कार्बन। इजीली समझ में आ सकता है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर? समझ मारी बात? तो अब थोड़ा सा अपन इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्क्यू फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म में डिफरेंसेस लिखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है भाई आपसे, है ना। इक्लिप्स्ड फॉर्म, दिमाग में इक्लिप्स्ड फॉर्म बना ले। स्क्यू फॉर्म ये भी बना लो, और जो नहीं बन पाई वो है कौन सी, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब कंफ्यूज हुआ ना कि भाई इक्लिप्स में क्या होगा, स्टैगर्ड में क्या होगा। तो इक्लिप्स में नाम से समझना है कि एग्जैक्टली पीछे इक्लिप्स जैसे होता है ना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि डाईहेड्रल एंगल, इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल इट इज इक्वल्स टू थीटा, अगर मैं बात करूँ तो इट इज 0 to 60। और स्टैगर्ड फॉर्म में जो आपका डाईहेड्रल एंगल है बच्चों को कितना है, 60 डिग्री का। सेकंड पॉइंट, अच्छा इक्लिप्स्ड फॉर्म है तो एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं भाई, तो यहाँ पर रिलेटिवली बाकी सारी फॉर्म से जो डिस्टेंस होगी बॉन्ड्स के बीच में वो क्या होगी, मिनिमम होगी। बॉन्ड्स आर एट मिनिमम डिस्टेंस, बॉन्ड्स आर एट मिनिमम डिस्टेंस, और यहाँ पर जो है वो क्या है, मीडियम डिस्टेंस होता है। ये क्या हो गया, ये तो पहला डिफरेंस है। नाराज होते हैं कुछ लोग, नहीं तो DH, और यहाँ पर ये क्या है, डायहेड्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू 60, और यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं, मीडियम डिस्टेंस। और यहाँ पर जो है बच्चों रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में, तीनों के कंपैरिजन में जो है स्टैगर्ड फॉर्म में जो दूरियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। समझ हमारी बात, इक्लिप्स्ड फॉर्म में दूरियां कम है, स्क्यू फॉर्म्स में दूरियां ठीक ठाक है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कितना एंगल आपने रोटेट किया है ना भाई। और स्टैगर्ड फॉर्म में दूरियां बहुत ज़्यादा है भाई। दूरियां जब कम होती है तो यहाँ पर बॉन्ड बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो रिपल्शन का अमाउंट है वो क्या है बच्चों, मैक्सिमम रिपल्शन। क्या है, मैक्सिमम रिपल्शन। यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट है भैया, मीडियम बात है, यहाँ पर कुछ ना ज़्यादा ना कम, लेकिन यहाँ पर जो रिपल्शन है ना साहब वो काफ़ी कम है, मिनिमम रिपल्शन। क्लियर? और अगर रिपल्शन यहाँ पर ज़्यादा है तो भाई एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मैक्सिमम एनर्जी। और यहाँ पर तो अपना मीडियम वाला मामला चल रहा है, और यहाँ पर क्या है, मिनिमम एनर्जी।
क्लियर। नेक्स्ट बात करें अगर अपन, तो ये जो है वो क्या है, लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। और ये जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट लेवल पर इसकी स्टेबिलिटी है। और यहाँ पर ये जो है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो ये आप इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्क्यू फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको एक थोड़ा और इसमें मतलब अच्छे से अपन समझते हैं एनर्जी डायग्राम से, है ना। जो बात मैंने आपको लिखवाई है, इसको कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताओ ना। तो वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, और एक्स एक्सिस में हम लेते हैं क्या, एंगल थीटा। ठीक है, मान लो कि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी जीवन में। तो ये 60 डिग्री से आपने शुरुआत की, और ये एंगल मैंने बोल दिया कि दिस इज योर 60 डिग्री एंगल। वापस आप घुमाए तो वापस क्या हो गया, 120 डिग्री एंगल, और क्या बन गया, इक्लिप्स बन गया। और वापस वहाँ पर एक बार 60 घुमाने से वापस आपका वही आ गया 60 डिग्री। तो ये जो दोनों फॉर्म है आपकी, ये वाली जो फॉर्म, ये वाली फॉर्म, इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो एनर्जी लेवल है ये कौन सा है, स्टैगर्ड फॉर्म का है। आ रही बात समझ में? और ये जो एनर्जी लेवल है बच्चों, वो किसका है, इक्लिप्स्ड फॉर्म का, जो कि हाईएस्ट पर है, पीक पर एनर्जी है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बेसिक सा सवाल देता हूँ, आप सोचना उसके बारे में भी। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायहेड्रल एंगल, what is the difference between dihedral angle of least stable and most stable conformer of ethane। जितनी जानकारी आपने अभी तक ली है उसके बेसिस पर आंसर करना है। मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ भाई, नाराज ना हो। एक है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री एंड डी 90 डिग्री। बोलो भाई, साफ चमक रहा है अपने को 120 और 60 का डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री का है। तो आंसर इज सी। क्लियर? अब बात सवाल क्या है, तो एक और सवाल लिख दे दो भाई कि सेकंड क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ा है अपन ने उस पर बेस्ड ही, पॉसिबल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा खेल रहा हूँ भाई, ध्यान देना है ना। मैंने आपको दो सेट दिए हैं ऑप्शंस के। पहला सेट तो है ये, एक A2 में है, ए का जो है वो 3, B3, C4 एंड डी ऑप्शन है इनफाइनाइट। एक दूसरा सेट है ऑप्शंस का जिसमें है 2, 3, 4 एंड 6। बताओ भाई क्या आंसर करोगे? जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कन्फर्मर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो जब इन्फिनिटी दे रखा हो आपको ऑप्शन में तो हमेशा इन्फिनिटी मार्क करना है, लेकिन जब इन्फिनिटी नहीं दे रखा हो तो जो इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स है वो मार्क करना है, जो कि है आंसर कितना, 2। क्लियर? आप गलती नहीं करेंगे इसमें, और करके मैंने लिख दिया यहाँ पर ताकि आपको परेशानी ना हो। क्लियर? तो ये तो बातें हो गई अपनी इथेन के कन्फर्मर्स की, जहाँ पर एक बेसिक सा आइडिया लिया अपन ने कि कन्फर्मर होता है क्या। क्लियर? तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अपने को ना। अब इसमें एक टर्म और मैं आपको सिखाता हूँ जो कि होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक। और स्ट्रेन का जो लॉजिक है बेसिकली बॉन्ड पेयर जैसा ही है। टोर्जनल स्ट्रेन, नाम ध्यान में रखना भाई, डायरेक्टली नाम पर ही चीज़ें पूछी जाती है। एक है टोर्जनल स्ट्रेन और एक होता है स्टेरिक स्ट्रेन। टोर्जनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन। टोर्जनल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन।
इसको आम लोग जो है क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर, देखते ना अपन, टोर्जनल स्ट्रेन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दूसरा जो स्ट्रेन है बच्चों वो क्या है, रिपल्शन बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स। एटम्स और ग्रुप्स की वजह से जो रिपल्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेरिक स्ट्रेन। क्लियर। अच्छा, अब आप बताएं जरा कि साहब टोर्जनल स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम किस में होगी, मैक्सिमम किस में मतलब कि इक्लिप्स्ड फॉर्म में कि स्टैगर्ड फॉर्म में। इक्लिप्स्ड फॉर्म में आप जानते हैं कि जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम नज़दीक होते हैं रिलेटिवली बाकी सारी फॉर्म्स में। और देखा जाए तो स्टैगर्ड फॉर्म या एसक्यू फॉर्म्स में जो होते हैं दूरियां बढ़ती जाती है। तो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा, उतना ही तो रिपल्शन ज़्यादा होगा बॉन्ड पेयर के बीच में, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि टोर्जनल स्ट्रेन जो होता है बच्चों वो किस में ज़्यादा होता है, मोर इन इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या होता है, मोर इन इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड लेस इन स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म में ज़्यादा है और लेस इन स्टैगर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टेरिक स्ट्रेन की भी बात करें तो भैया स्टेरिक स्ट्रेन भी तो क्या है, ज़्यादा ही है ना यार, मोर इन इक्लिप्स्ड फॉर्म। सारी बातें जो है वो डिस्टेंस से होती है, मोर इन इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड लेस इन स्टैगर्ड फॉर्म। समझे कि नहीं समझे, स्टेरिक स्ट्रेन मतलब समझ गए, ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस अगर कम होगी तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ग्रुप्स के बीच में स्ट्रेन डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, कम होगी आपकी। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको, चलिए।